हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। आप सभी लोग देख रहे हैं ऑल एग्जाम पैलेस का ये यूट्यूब चैनल और मैं कृष्णा कुशवाहा आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बेटा, आप लोग सब लोगों के लिए खुशी का विषय है क्योंकि हम लोग लगातार एक सीरीज चला रहे हैं जिसका नाम है सिलेबस में क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए और हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग कौन कौन से प्रश्न अभी तक जो है एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। 18, 22 और 24 के जो हमारे सेट एग्ज़ाम हुआ है, एमपी सेट एग्ज़ाम हुआ है, उसमें किस तरीके के प्रश्न आते हैं, तो सिलेबस में कौन सी महत्वपूर्ण बातों को हमें पढ़ना चाहिए, इसके बारे में ये हमारी एक श्रृंखला चल रही है। इसका पहला वीडियो मैं ले आ चुका हूं, अब ये दूसरा वीडियो है हमारा जिसमें मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कि जियोमॉर्फोलॉजी के इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं और उसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन कौन कौन से आए हुए हैं। इसके बाद आज के इस वीडियो लेक्चर में हम यूनिट नंबर 2 की बात करेंगे, यानी क्लाइमेटोलॉजी की बात करेंगे। क्लाइमेटोलॉजी के कौन कौन से टॉपिक आपको इन 50 दिनों में तैयार करने हैं। टोटल जो बचे हुए 50 दिन हैं, इन 50 दिनों में कौन कौन से क्लाइमेटोलॉजी के टॉपिक आपको पढ़ना चाहिए, कौन से छोड़ना चाहिए, कौन से इंपॉर्टेंट हैं, कौन से नहीं हैं, इसके बारे में आज अपन बात करेंगे। तो एमपी सेट एग्ज़ाम आपका क्रैक हो, ये हम चाहते हैं। 2025 का जो एग्ज़ाम है आपके लिए ही हो, इसीलिए हम ये श्रृंखला लेके आ रहे हैं। तो जुड़े रहिए ऑल एग्जाम प्लेस के साथ और साथ ही साथ ज्योग्राफी विषय से संबंधित कोई भी आपको समस्या है आप जरूर कमेंट कर सकते हैं, आप अपनी क्वेरी हम तक भेज सकते हैं। तो आइए जान लेते हैं यूनिट 2 में जो महत्वपूर्ण सेगमेंट है, जिस सेगमेंट को हमें पढ़ना चाहिए, जिसको बिल्कुल नहीं छोड़ सकते हैं या जिसको हम एक प्रकार से इस सेट एग्जाम में छोड़ दें, ऐसे कौन कौन से भी टॉपिक हैं उनके बारे में जान लेते हैं। तो हमारे इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सब लोगों के लिए एक जानकारी दे दूं। आप लोगों के लिए ऑल एग्जाम प्लेस पर ज्योग्राफी विषय से संबंधित एक बैच चलाया जा रहा है जिसकी फीस मात्र 2,999 रुपये है। इस बैच को ज्वाइन करके आपको बहुत सारी सुविधाओं का लाभ मिलेगा। ये सारी सुविधाएं हैं, इसमें डेली आपको वीडियो लेक्चर और पीडीएफ फॉर्मेट में आपको जो है एक प्रकार से नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आप लोग इस पूरे लेक्चर को भी ज्वाइन कर सकते हैं और साथ ही साथ हमारा जो बैच चल रहा है, इस बैच को ज्वाइन करके अपनी तैयारी को बहुत बेहतर बना सकते हैं। तो बेटा, आप लोगों के लिए ही ये बैच है। ये वैसे तो 8,000 रुपये का बैच है, लेकिन आप लोगों के लिए मात्र 2,999 रुपये में मिल रहा है। तो जल्दी से जल्दी इस बैच को ज्वाइन करें और अपनी तैयारी को बूस्ट करें, ठीक है। चलिए, अगर आप देखोगे बेटा तो ये हमारे सेट एग्ज़ाम का सिलेबस है, यही सेम सिलेबस यूजीसी नेट का भी है। तो सेट एग्ज़ाम का सिलेबस जलवायु विज्ञान में यहाँ पर इंग्लिश में है और यहाँ पर हिंदी में है। अगर हम सिलेबस की बात करें क्लाइमेटोलॉजी यूनिट नंबर 2 में, तो कौन कौन सी बातें हमें या कौन कौन से टॉपिक हमें बिल्कुल नहीं छोड़ने हैं, महत्वपूर्ण कौन कौन से टॉपिक हैं, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक की मैं यहाँ पर बात कर देता हूँ। सबसे महत्वपूर्ण अगर बात करें तो वायुमंडल की संरचना, ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। वायुमंडल की संरचना और अगर बात करें वायुमंडल की संरचना और संयोजन यानी कॉम्बिनेशन, तो ये दो यहाँ पर वायुमंडल संबंधी जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इससे हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें अगर आप देखोगे वायुमंडल का कंपोनेंट यानी क्लाइमेट, अगर बात करें जो हमारा एटमॉस्फेयर है, इसका कंपोजिशन और एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर से लगातार प्रश्न आते हैं। कौन सी के लेयर कितनी ऊंचाई पर पाई जाती है, किस लेयर की क्या विशेषता है, कंपोनेंट कौन कौन से हैं, कहाँ पर आर्गन, नियॉन, इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन का परसेंटेज क्या है, कितनी ऊंचाई पर पाई जाती है, ये सारी बातें इससे संबंधित पूछी जाती है। तो ये टॉपिक बेटा मैंने बहुत अच्छे से ऑल एग्जाम प्लेस के जो हमारा बैच चल रहा है इसमें मैं पढ़ा रहा हूँ। यूनिट नंबर 2 का लास्ट सेगमेंट चल रहा है, इसके बाद यूनिट नंबर हम 3 शुरू करने वाले हैं। तो आप लोग जरूर से जरूर इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। फिर इसके बाद बेटा सूर्यताप, तो सूर्यताप में से एक आध क्वेश्चन आता है। सूर्यताप यानी इंसोलेशन में से एक आध क्वेश्चन आता है। यहाँ से आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। यहाँ से आपको लगभग 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो अगर आप बोलोगे तो 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं। और अगर आप इंसोलेशन की बात करें तो एक आध क्वेश्चन कभी कभार मिल जाता है। जैसे पूछा जाता है कि पृथ्वी का एल्बिडो कितना है, पृथ्वी पर सूर्यताप जो आता है इसकी इनकमिंग सोलर रेडिएशन की मात्रा कितनी है, कितना नष्ट हो जाता है, कितना विसरित दीवा प्रकाश यानी डिफ्यूज डे लाइट के का परसेंटेज होता है। तो ये सारी बातें यहाँ पर पूछी जाती है। तो इंसोलेशन से एक आध प्रश्न कभी कभी आ सकता है। आप इंसोलेशन को छोटा सा टॉपिक में पढ़ सकते हैं।
फिर पृथ्वी का ऊष्मा बजट, इससे बहुत प्रश्न पूछा जाता है। तो इंसोलेशन और ऊष्मा बजट से प्रश्न आते हैं, कम से कम 2 प्रश्न, कभी कभी 1 प्रश्न यहाँ पर पूछा जा सकता है। तो 1 या 2 प्रश्न इंसोलेशन से और हीट बजट से आ सकते हैं, इसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। टेम्परेचर को छोड़ सकते हैं, टेम्परेचर बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, तो टेम्परेचर को थोड़ा सा क्या कर सकते हैं आप, छोड़ा जा सकता है, इसको आप अगर बात करें ना भी पढ़ें तो चलेगा। फिर वायुमंडल का दाब और पवन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वायुमंडल का दाब यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर और आपकी क्या बेटा, पवने। तो विंड और एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। इसमें आपको वायु दाब की जो पेटियां, एटमॉस्फेरिक बेल्ट है, उसके साथ साथ त्रिकोशीय परिसंचरण, इनको तो बिल्कुल नहीं छोड़ना, यहाँ से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर इसके बाद विंड का सर्कुलेशन और टाइप ऑफ विंड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसीलिए बेटा मैं कह रहा हूँ आपसे कि ये वाले टॉपिक नहीं छोड़ना है। फिर वायुमंडलीय परिसंचरण, देखो यहाँ लिखा हुआ है, वायुमंडलीय परिसंचरण में वायु राशियां, वाताग्र और ऊपरी वायुमंडलीय परिसंचरण यानी जेट स्ट्रीम, इसके अलावा चक्रवात, क्या बेटा, चक्रवात और प्रति चक्रवात, ठीक है। इसमें उष्ण कटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात यानी ट्रॉपिकल और सब, अगर बात करें टेम्परेट साइक्लोन, तो यहाँ तक ये पूरा महत्वपूर्ण है। वायुमंडलीय परिसंचरण में आप प्रति चक्रवात को छोड़ दें, प्रति चक्रवात इसको छोड़ा जा सकता है ना, प्रति चक्रवात को छोड़ सकते हैं। यहाँ पर अगर देखें वायु राशियां आपको आना चाहिए, वाताग्र पता होना चाहिए, और यहाँ पर जेट पवन है, जेट स्ट्रीम, ठीक है, ये जेट पवनों से संबंधित है, जेट स्ट्रीम पूछी जाती है, जेट स्ट्रीम आपको पता होनी चाहिए। और साइक्लोन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें बेटा उष्ण कटिबंधीय चक्रवात से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उष्णकटिबंधीय चक्रवात से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ट्रॉपिकल साइक्लोन से लगातार प्रश्न आते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन का नामकरण, ट्रॉपिकल साइक्लोन को कहाँ किस क्षेत्र में कहते हैं, कौन से सागर में जनरेट होते हैं, अगर बात करें इसके लैटिट्यूड पर कहाँ पर इनका डेवलपमेंट होता है, ये सब पूछा जाता है। ऐसे ही टेम्परेट साइक्लोन में ये फ्रंट से पूछते हैं, पोलर फ्रंट थ्योरी पूछ लेते हैं। तो इस तरीके से आपसे यहाँ से प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो वो भी आपसे क्या होना चाहिए बेटा, बनना चाहिए, ठीक है। कोपेन और थंडरथ्वेट से तो आप कोपेन को पढ़ सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। थंडरथ्वेट नहीं बनता है तो इसको छोड़ सकते हैं, थंडरथ्वेट छोड़ सकते हैं, कोपेन को आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर आपको जलवायु परिक्रमण में कोपेन को तो पढ़ना है, कोपेन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर इसके बाद बेटा ये कुछ जलवायु से संबंधित घटनाक्रम यानी एनसो पढ़ना है, यानी आपको अल्नीनो, लालीना और साउथ ऑसिलेशन को पढ़ के जाना है। ये मैं कहता हूँ महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये आपके लिए आईएमपी हो जाता है। फिर बेटा मौसम संबंधी आपदाएं, तो मौसम संबंधी आपदा में चक्रवात आपको पढ़ के जाना है, यहाँ पहले पढ़ लिया तो हो जाएगा। फिर तड़ित झंझा से बहुत सारे प्रश्न आते हैं, यानी थंडर स्टॉर्म से बहुत प्रश्न आते हैं। टॉर्नेडो से प्रश्न पूछे जाते हैं, पढ़ लेना। ओलावृष्टि को नहीं पढ़ना, कोई दिक्कत नहीं है। उष्ण और शीतल तरंगे, इसको भी छोड़ देना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। वृष्टि प्रकोष्ठ, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। हिम झील प्रकोष्ठ, ये ग्लोफ आ सकता है, GLOF आ सकता है, ग्लोफ आ सकता है, हिम झील प्रकोष्ठ आ सकता है, GLOF आ सकता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लेना, ग्लोब को पढ़ लेना, ठीक है। और जलवायु परिवर्तन से लगभग एक आध क्वेश्चन आता है, लगभग एक क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है, या सम्मेलनों से प्रश्न आता है, यानी कहाँ पर कौन से सम्मेलन हुए हैं, कोप वगैरह से प्रश्न आते हैं, है ना। इसके अलावा अगर देखें हम तो UNEP के प्रश्न आते हैं, UNDP से प्रश्न आते हैं, तो यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। कोप वगैरह सम्मेलन आप पढ़ के जाना, मतलब इसमें करंट अफेयर्स के प्रश्न पूछे जाते हैं। किसके प्रश्न पूछे जाते हैं बेटा, करंट अफेयर्स के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप इसको देख लेना। जलवायु परिवर्तन में तो आपको करंट के कहाँ कहाँ पे कौन कौन से अगर बात करें समिट्स हुए हैं वो देख लेना, कोप समिट वगैरह UNEP के, या फिर कहीं पर किसी प्रकार के जलवायु से संबंधित सम्मेलन हो रहे हों तो वो आप जरूर पढ़ के जाइएगा। इसमें से यही है, जलवायु परिवर्तन में से तो करंट अफेयर्स का ज़्यादा आता है, तो इसमें से करंट अफेयर कर लेना, या ग्लोब जरूर पढ़ के जाना। तड़ित झंझा, टॉर्नेडो महत्वपूर्ण है, और चक्रवाती आपदाओं में, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको लिए पढ़ना है, यानी यूनिट नंबर 2 में से इतना सेगमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है जो मैंने बताया। जहां पर मैंने कहा कि ये मत पढ़ना या इनको आप छोड़ सकते हो तो छोड़ देना, और बाकी जो बताया कि महत्वपूर्ण है तो उसको पढ़ ही लेना, क्योंकि आप बेटा याद रखना, अगर आप ढंग से इन टॉपिक्स को पढ़ लेंगे जो जो मैंने बताए हैं तो आपका उद्धार हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैं इसमें पूरे को इरेज करके एक प्रकार से आपको पूरे को इरेज कर देता हूं, और पूरे को इरेज करके सिर्फ वही टिक लगा देता हूं जो आपको पढ़ना है, ठीक है। जो आपको पढ़ना है बस वही टिक लगा देता हूं।
एक तो ये वाला टॉपिक पढ़ लेना बेटा, एक ये वाला टॉपिक पढ़ लेना, ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। तापमान छोड़ देना, वायुमंडलीय दाब पढ़ना है और आपको क्या करना है बेटा, पवने पढ़ना है, ये वाला टॉपिक। फिर वायुमंडलीय परिसंचरण, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है पूरा का पूरा। इसके बाद आपको क्या पढ़ना है, प्रति चक्रवात, ये वाला छोड़ देना है ना, प्रति चक्रवात को छोड़ देना, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें, कोपेन को बस पढ़ना है आपको, ठीक है, और यहाँ पर एंसो की घटना बस पढ़नी है, ठीक है, एंसो पूरा पढ़ना है आपको यहाँ तक। मौसमी घटना और आपदाओं में आपको केवल पढ़ना है चक्रवात, ठीक है, तड़त झंझा और टॉर्नेडो, है ना, ये पढ़ना है, और हिमझील प्रपोज ग्लोब पढ़ना है। और लास्ट में जलवायु परिवर्तन में क्या देखना है बेटा, करंट देखना है, ठीक है, करंट अफेयर्स देखना है, ठीक है। तो ये बस आपको पढ़ना है, समिट वगैरह देखना है, ठीक है। तो इस तरीके से इतना ही पढ़ लोगे तो आपका यूनिट 2 तैयार हो जाएगा, सेट एग्जाम निकलने के लिए तैयार हो जाएगा। आइए जान लेते हैं हमारे प्रीवियस ईयर में कौन कौन से प्रकार के क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं और वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन कौन कौन से हैं, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं, आइए जान लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले पहला प्रश्न है, इसमें मैंने 18 के भी प्रश्न डाले हैं, इसमें 22 के भी डाले हैं और साथ ही साथ 24 के भी इसमें प्रश्न है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एमपी सेट 2024 में, ठीक है। एमपी सेट 2024 में प्रश्न आया, सौर स्पेक्ट्रम की कितनी ऊर्जा अवरक्त किरणों द्वारा वहन होती है। ये प्रश्न मैंने आपको क्लाइमेटोलॉजी में जब इंसोलेशन पढ़ा रहा था तब बताया था कि सौर विकिरण की 50% ऊर्जा केवल किससे आती बेटा, सौर स्पेक्ट्रम की 50% ऊर्जा केवल आईआर से आती है। कितने से आती बेटा, आईआर से कितनी आती है, 50% आती है। तो कहाँ लिखा है 50% आईआर से आती है, ये मैंने आपको क्लासेस में पढ़ाया हुआ है, अपने नोट से ही प्रश्न आया हुआ है ये, ठीक है। तो अपने क्लास में मैंने स्पष्ट बताया था कि आईआर की 50% मात्रा होती है, फिर उसके बाद अगर बात करें एक्सरे की मात्रा होती है, फिर यूवी रेस की मात्रा होती है। तो कुल मिलाकर सबसे ज्यादा मात्रा किसकी होती है बेटा, आईआर की होती है। आईआर की मात्रा कितनी है बेटा, 50% आईआर की मात्रा है। इसके बाद फिर बाकी मात्राएं आपको एक्सरे और यूवी की देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि सौर ऊर्जा में 50% मात्रा किसकी होती है बेटा, अवरक्त किरणों की होती है। इसके बाद 41% किसकी होती है बेटा, हमारे दृश्य प्रकाश की होती है, और 9% परावैगनी की होती है। तो 41% किसकी होती है बेटा, दृश्य प्रकाश की होती है, यानी दूसरे नंबर पर आपका दृश्य प्रकाश आता है, दृश्य प्रकाश आता है, यानी आपकी विजुअल लाइट आती है, और 9% के आसपास यूवी होता है, ठीक है। 9% यानी सबसे कम इन तीनों में देखो तो यूवी सबसे कम है, जो कि हार्मफुल भी होता है, कुछ हार्मफुल यूवी भी होता है। 50% सबसे ज्यादा आपका इंफ्रारेड रेडिएशन आता है, ठीक है। चलिए, इसके बाद निम्नलिखित में से किसका निचले वायुमंडल में सबसे कम हिस्सा है, किस गैस का निचले वायुमंडल में सबसे कम हिस्सा है। लिटरली मानो मैंने आपको सबसे मतलब जब मैं पढ़ा रहा था मैंने कहा था इसमें से प्रश्न आते ही हैं, तो सीधा सीधा प्रश्न पूछ लिया गया। सबसे कम हिस्सा किसका है, कार्बन डाइऑक्साइड का 0.03% है ना। नियोन का कितना है, नियोन का अगर बात करें हम तो 0.001% के आसपास है। आर्गन का 0.93% के आसपास है, और ओजोन का कितना बेटा 0.00005 बनते हैं, 5% के आसपास होता है। यानी सबसे कम हिस्सा किसका है, ओजोन का। यानी इसका सही आंसर क्या आएगा, डी इज द राइट आंसर। तो ओजोन का सबसे कम प्रतिशत पाया जाता है। देखो बेटा ओजोन का लगभग 4-5 के आसपास है, तो 0.00004 या 5% के आसपास है, सबसे कम है। नियोन का कितना 0.001% के आसपास। तो इस तरीके से सबसे कम परसेंटेज किसका है बेटा, ओजोन का सबसे कम परसेंटेज है। तो ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए था, ठीक है। मैंने पढ़ाया बेटा, सब पढ़ाया है ना। और यूनिट 2 खत्म होने वाली है। जलवायु परिवर्तन के कार्बन डाइऑक्साइड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। जलवायु परिवर्तन का कार्बन डाइऑक्साइड सिद्धांत किसने दिया था, तो जलवायु परिवर्तन का कार्बन डाइऑक्साइड सिद्धांत यहाँ पर क्या अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था, नहीं है ना। तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया है, चैम्बरलेन ने दिया था, बिल्कुल दिया था। चैम्बरलेन का ग्रहाणु सिद्धांत है, और कार्बन डाइऑक्साइड थ्योरी इन्होंने दी थी। ग्रहाणु सिद्धांत दिया है, कार्बन डाइऑक्साइड सिद्धांत दिया। हार्टिंगटन ने बिल्कुल नहीं दिया है, और टेलर ने, एफ.बी. टेलर ने भी नहीं दिया। प्लेट टेक्टोनिक्स से संबंधित है ये, और इन्होंने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का भी समर्थन किया था। तो इसका सही आंसर क्या आएगा, चैम्बरलेन। चैम्बरलेन और मोल्टन का ग्रहाणु सिद्धांत है, और कार्बन डाइऑक्साइड से थ्योरी देते हैं कि वायुमंडल में कैसे कार्बन डाइऑक्साइड का विकास हुआ है, पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड का किस तरीके से ग्रहाणुओं के टकराने से उत्पत्ति हुई है।
तो चैम्बरलेन का यहाँ पर सिद्धांत बिल्कुल सही हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हो थॉमस चैम्बरलेन 19वीं सदी के अंत में सिद्धांत दिया था, वायुमंडल में CO2 की वृद्धि से पृथ्वी का तापमान क्या हो जाता है बेटा, बढ़ जाता है। इससे ही कोलिजन या टक्करें शुरू हो जाती हैं। चौथा प्रश्न क्या है बेटा, निम्न में से कौन सा बादल भेड़ बादल स्टीप क्लाउड के बारे में पूछा जा रहा है। कौन से बेटा, स्टीप क्लाउड के बारे में या भेड़ बादल के बारे में पूछा जाता है। तो भेड़ बादल किसको कहते हैं, जो हमारे अल्टस मतलब लगभग आप देखो 2 से 6 किलोमीटर के बीच की जो हाइट में होते हैं, इनको अल्टस क्लाउड कहते हैं। तो इन अल्टस क्लाउड में हमें कौन से, अल्ट्रोक्लूमुलस क्लाउड ही क्या कहलाते हैं बेटा, सीप क्लाउड, भेड़ के जैसे देखने को मिलते हैं, सफेद ऊन के जैसे होते हैं, इसको सीप क्लाउड कहते हैं। अल्ट्रो स्टेशन नहीं होते, अल्ट्रो स्टेटस के ऊपर होते हैं। निम्बो स्टेटस बिल्कुल नहीं होते, स्ट्रेटोक्लूमुलस भी नहीं होते हैं। कौन से होते हैं, अल्ट्रोक्लूमुलस होते हैं। यानी ये कहाँ होते हैं बेटा, हमारे मध्यवर्ती भाग में होते हैं, अल्ट्रो स्टेटस के ऊपर होते हैं, अल्ट्रोक्लूमुलस, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो अल्ट्रोक्यूमुलस बादल ऊंचाई पर सफेद धूसर लहरों के जैसे दिखते हैं, यानी भेड़ के जैसे झुंड में नजर आते हैं, इसीलिए इसका सही आंसर सीप क्लाउड कौन से हो जाएंगे बेटा, अल्ट्रोक्यूमुलस क्लाउड्स कहलाते हैं। इसके बाद छठवां क्वेश्चन क्या है, द गैस विद द लोएस्ट परसेंटेज ऑफ द वॉल्यूम ऑफ ड्राई एयर फ्रॉम द फॉलोइंग इज, मतलब कौन सी गैस शुष्क वायु के आयतन में न्यूनतम प्रतिशत में होती है। मतलब शुष्क वायु के आयतन में सबसे कम कौन सी गैस होती है, क्या आर्गन होती है, क्या ऑक्सीजन होती है, क्या हीलियम होती है, क्या नियोन होती है। तो भैया अगर हम हमारी एयर में देखें तो एयर में सबसे कम मात्रा किसकी है, शुष्क वायु में सबसे कम हीलियम होती है, उससे कम हाइड्रोजन होती है। तो यहाँ पर सबसे सही आंसर क्या आएगा इसका बेटा, हीलियम इज अ राइट आंसर। क्यों हीलियम ही आना चाहिए, क्यों, क्योंकि आप देखोगे तो पृथ्वी की एयर सबसे ज़्यादा निचली परतों में मौजूद है, सबसे लोअर लेयर में, और लोअर लेयर में हीलियम पाई ही नहीं जाती है। हाइड्रोजन तो फिर भी थोड़ा बहुत होता है, हीलियम नहीं होती है। जैसे जैसे हाइट पर जाओगे आप तो आइनोस्फीयर और एक्सोस्फीयर में आपको हीलियम मिलती है, इसका मतलब है हीलियम सबसे कम हो जाएगी। ठीक है, चलिए तो इसका सही आंसर क्या आएगा, हीलियम। और हीलियम का परसेंटेज कितना होता है, 0.0005% होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे कम हीलियम ही होती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा। तो ये यूजीसी नेट के एग्जाम में 2022 में आया था, 63वां क्वेश्चन है कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार CFA क्या है। ये कोड बहुत पूछे जाते हैं, सिंबल बहुत पूछे जाते हैं। मैंने पिछली क्लास में, अभी 2 दिन पहले ही क्लास हुई, वहाँ पर कोपेन का जलवायु वर्गीकरण पढ़ाया और सारे के सारे सिंबल बिल्कुल रटवा दिए थे आपको। तो आपको जरूर से ही इस क्लास को एक्सप्लोर करना चाहिए। सी का मतलब क्या होता है, तो सी जो एरिया है बेटा ये बताता है ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल एरिया को, उपोष्ण कटिबंध को। एफ ह्यूमिड क्षेत्र को फुली ह्यूमिड बताता है, और ए बताता है बेटा हमारा, ए मतलब हॉट होता है। और हॉट मतलब कौन सा हॉट, यहाँ पर ये जो हॉट एरिया है यानी इसमें समर हॉट की बात करता है। तो ए समर हॉट हो जाएगा, ये फुली ह्यूमिड हो जाएगा, और ये है उपोष्ण कटिबंध। तो उपोष्ण का आर्द्र और वो भी कैसा, गर्म, जहां लिखा हो आंसर लगा दो। तो उपोष्ण का आर्द्र कटिबंध, यही तो लिखा है उपोष्ण आर्द्र, देखो उपोष्ण आर्द्र लिखा है, ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल एरिया यही लिखा हुआ है। यहाँ मिडिल एल्टीट्यूड आएगा नहीं, उपोष्ण मरुस्थलीय है, डेजर्ट है नहीं, और स्टेपी तो है ही नहीं। तो इसका सही आंसर क्या आता है बेटा, ए इज अ राइट आंसर। ठीक है, तो आपको इन सारे के सारे जो यहाँ पर सिंबल्स दिए गए हैं इनके मतलब अगर पता होंगे तो आप ये क्वेश्चन सीधा आंसर कर पाओगे, वरना आपको परेशानी होगी। तो ये आंसर यहाँ से निकाल सकते थे। देखो बिल्कुल सही है, यहाँ पर मैंने बताया सी का मतलब है वार्म टेम्परेचर, एफ का मतलब नो ड्राई सीजन, मतलब यहाँ पर फुली क्या है, ये एफ का मतलब है फुली ह्यूमिड है। ठीक है, और ए का मतलब है देखो बेटा नो नॉट समर, इसका मतलब ये हॉट समर, सॉरी नॉट नहीं हॉट समर। तो ये क्या बेटा, हॉट समर यानी गर्म यहाँ पर क्या रहती है, ग्रीष्म ऋतु रहती है, हॉट समर की ये बात कर रहे हैं। तो वहीं से आ जाता। और ये सीजन ये चीज कहाँ देखने को मिलती है बेटा, ऐसा क्लाइमेट हमें जापान, चीन और दक्षिणी यूएसए में देखने को मिलता है। जापान, चीन और दक्षिणी यूएसए में हमें उष्ण आर्द्र कटिबंधीय जलवायु देखने को मिलती है, उपोष्ण सॉरी उष्ण नहीं उपोष्ण आर्द्र जलवायु देखने को मिलती है। इसके बाद देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरिकेन विषुवत वृत्त से 5 डिग्री के क्षेत्र में निर्मित नहीं होते क्यों। ये भी मैंने अभी चक्रवात जब पढ़ाया था उसमें पढ़ाया था कि हरिकेन क्यों हमें विषुवत रेखा पर डेवलप होते नहीं दिखते। तो विषुवत रेखा पर क्या होता है बेटा, टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, और विषुवत रेखा पर तो कभी डेवलप होते ही नहीं है, क्योंकि कोरियालिस बल वहाँ 0 होता है,
और ये कह रहे हैं कि विषुवत वृत्त से 5 डिग्री पर क्यों नहीं जनरेट होता है, क्योंकि वहाँ तापमान भी ज़्यादा होता है। तो कोरियालिस बिल्कुल शून्य हो जाता है और तापमान ज़्यादा होता है, ऐसा कहीं लिखा है। तो कोरियालिस बल बहुत कमजोर होता है, ये हो सकता है। समुद्री तापमान कम होता है, ये तो नहीं होगा। सौर विकिरण बहुत अधिक होता है। रेडिएशन इन टेम्परेचर ज़्यादा होता है। विक्षेप बहुत प्रबल होता है, ये भी नहीं होगा। तो इसका सही आंसर क्या आएगा, कोरियालिस बल क्या हो जाता है, बिल्कुल वीक हो जाता है। विषुवत रेखा पर कोरियालिस वीक होता है और ध्रुवों पर सबसे हाई होता है। विषुवत रेखा पर कोरियालिस वीक हो जाने के कारण से कभी भी साइक्लोन डेवलप होते ही नहीं है। हरिकेन नहीं, किसी भी प्रकार के साइक्लोन डेवलप नहीं होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या आएगा बेटा, ए इज द राइट आंसर। ठीक है। कोरियालिस बल शून्य होने से वायु में विक्षेपण नहीं होता है, और वायु में विक्षेपण नहीं होता तो चक्रवात कैसे डेवलप होंगे। फिर एमपी सेट 2022 का प्रश्न देख लेते हैं। 68वां, उपसौर की स्थिति में पृथ्वी और सूर्य के बीच दूरी लगभग कितनी होती है। कितना सरल प्रश्न आया है बताइए। जब उपसौर होता है तो सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो दूरी है, अर्थ और सन के बीच की जो दूरी है, वो कितनी हो जाती है, 1470 करोड़ किलोमीटर, यानी 147 मिलियन 147 बिलियन के आसपास 147 अगर बात करें मिलियन के आसपास हो जाती है। तो 1470 करोड़ किलोमीटर है, यानी 147 मिलियन है। कहाँ लिखा है 147 मिलियन, ये लिखा हुआ है। तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और जब ये तो मिनिमम दूरी है, मिनिमम को क्या कहते हैं अपन, उपसौर कहते हैं, कहते कि नहीं कहते। और अगर बेटा मैक्सिमम दूरी की बात करें, मैक्सिमम दूरी की बात करें तो मैक्सिमम दूरी को क्या कहते हैं बेटा, अपसौर कहते हैं। और अपसौर में कितनी होती है डिस्टेंस, ये 15-21 करोड़ किलोमीटर होती है। कितनी होती है, 15-21 करोड़ किलोमीटर होती है, यानी 152 मिलियन होती है। कितनी होती है बेटा, 152 मिलियन होती है। तो ये आपको पता होना चाहिए। चलो अब आपको कमेंट करके बताना है सूर्य और पृथ्वी के बीच की एवरेज डिस्टेंस कितनी होती है। ये तो हमने हाईएस्ट और लोएस्ट देख लिया, अब आपको कमेंट करके बताना है कि एवरेज डिस्टेंस कितनी होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्यूरिंग पेरीहेलियन द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इज अप्रोक्सीमेटली, तो यह आंसर अपन देख लिया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां है, जो कि सेट में 7वां नंबर है, टोटल तो 9वां क्वेश्चन है कि टेम्परेचर डिक्रीजेज, तापमान घटता है। ये 2018 क्वेश्चन है। तापमान घटता है ऊंचाई के बढ़ने के साथ, ऊंचाई के घटने के साथ, ऊंचाई के स्थिर रहने के साथ, या नन ऑफ दीज। कितना सरल क्वेश्चन है। यदि आपको मेरी क्लास अगर आपने ली होगी तो आपको तापमान पतन दर पढ़ाई थी मैंने, जो कि 6.5 डिग्री सेल्सियस कम होती है 1000 मीटर की ऊंचाई पर। तो इसको नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं, यानी ऊंचाई में जाने पर तापमान में क्या आती है, कमी आती है। देखो कितना सरल प्रश्न है। तो ऊंचाई पर जाने पर तापमान में क्या आती है बेटा, तापमान ऊंचाई के साथ क्या होता है, कम होता है। कहाँ लिखा है, ऊंचाई के साथ तापमान में कमी आती है। तो तापमान घटता है ऊंचाई बढ़ने के साथ, लिखा है ना, हाँ सही तो था। ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान क्या हो जाता है बेटा, ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान घट जाता है। तो ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान क्या होता है बेटा, घटता है। जैसे जैसे हम कहाँ जाते हैं बेटा, जैसे जैसे हम हाइट पर जाते हैं क्या होता जाता है, सरफेस से हाइट पर जाएंगे तो नॉर्मल लैप्स रेट मिलेगी। क्या मिलेगी बेटा, नॉर्मल लैप्स रेट मिलेगी। और ये कितनी होती है, नॉर्मल लैप्स रेट होती है प्रति 1000 मीटर की ऊंचाई पर, 1000 मीटर की ऊंचाई पर 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या हो जाता है बेटा, कम हो जाता है। इसी को नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं। ऊंचाई में जाने पर तापमान में कमी आती है। चलिए तो इसका आंसर है ए। फिर 10वां क्वेश्चन है, भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में निम्न वायुदाब पाया जाता है। क्या है, भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में निम्न वायुदाब क्यों पाया जाता है। भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में निम्न वायुदाब इसलिए होता है क्योंकि उच्च तापमान होता है, सीधी सी बात है, हाईएस्ट टेम्परेचर होता है, उच्च तापमान के कारण यहाँ निम्न वायुदाब होता है। कितना सरल था, कोई दिक्कत नहीं है। 18 के क्वेश्चन है ये। 11वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी शुष्क हवा है। शुष्क हवा समुद्री समीर है, बिल्कुल नहीं है, ये तो आर्द्र होती है बेटा, ये बैट है। ठीक है, मानसूनी है, ये भी आर्द्र होती है क्योंकि ये हिंद महासागर से आती है। बिली बिली चक्रवात है, आर्द्री होते हैं। ठीक है, और चिनूक, ये चिनूक होती है जो कि शुष्क होती है, जो कि अगर बात करें रॉकी पर्वत की ढलानों के सारे उतरती है और तापमान को क्या करती है, बढ़ा देती है। यही आंसर इसका सही होगा। ठीक है, इसके बाद निम्न में से पृथ्वी की सतह से सर्वाधिक दूरी पर कौन सा स्थित है। पृथ्वी की सतह से सर्वाधिक दूरी पर कौन सी लेयर आती है, तो फोटोस्फेयर भी फोटोस्फेयर ये सन की आउटर लेयर है, ये सन की आउटर लेयर है, यही सबसे दूर आएगी बेटा। आइनोस्फेयर नहीं आएगी, ट्रोपोस्फेयर तो आएगी नहीं, और होमोस्फेयर भी नहीं आएगी। यानी ये फोटोस्फेयर है, फोटोस्फेयर सन की है, और सन से दूर क्या होगा, पृथ्वी से कुछ भी नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, फोटोस्फेयर इज द राइट आंसर। तो यहाँ पर मैंने आपको लगभग 10-12 क्वेश्चन करवा दिए हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हैं।
अब इसी तरीके के और सारे प्रश्नों को लेकर हम एक श्रृंखला शुरू कर रहे हैं संडे की क्लास। संडे के जो प्रत्येक संडे अब आने वाला है, इससे हम क्या शुरू कर रहे हैं, इससे हम एक मैराथन क्लास शुरू कर रहे हैं जिसमें आपको ऐसे ही पीवाईक्यू और एमसीक्यू कराए जाएंगे। प्रीवियस ईयर के जो जो पेपर आए हैं उनकी मैराथन लेंगे और साथ ही साथ ऐसे ही एमसीक्यू आपसे तो पीवाईक्यू कराए जाएंगे। ये तो केवल अभी 10 यूनिट तक के जो लगातार श्रृंखला जो आने वाली है वीडियो की, इसमें आपको ये बताया जा रहा है कि कौन सा यूनिट में कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है और कौन सा छोड़ना है और उस टॉपिक से संबंधित किस तरीके के प्रश्न आए हैं। तो आइए आप सब लोग मिलकर एक प्रकार से कह सकते हैं कि ये पूरी श्रृंखला का भाग बने और अपनी सेट एग्जाम की तैयारी को बेहतर बनाएं। और साथ ही साथ बेटा हमारा बैच चल रहा है ऑल एग्जाम प्लेस पर 2999, बहुत ही किफ़ायती बिल्कुल कम फीस पर चल रहा है। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ज्योग्राफी की बेहतर तैयारी करने की गारंटी मैं लेता हूं और साथ ही साथ एमपी सेट एग्ज़ाम आपका क्लियर होगा, ये भी आपको बोलता हूं। यहाँ आप अगर मेरे साथ मेहनत करेंगे तो आपका सेट एग्ज़ाम जरूर निकलेगा। ठीक है बेटा, तो बने रहिए ऑल एग्जाम प्लेस के साथ। कैसा लगा ये वीडियो लेक्चर कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच बेटा। जय हिंद, नमस्कार।